वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। एक अहम मौजू एडिक्शंस के हवाले से बात करना चाहेंगे। नौजवान न सिर्फ बुरी कंपनी की वजह से या ना सिर्फ सोहबत बल्कि जो हमारे यहाँ आम हो चुकी है मनशियात, इसकी वजह से लत पड़ जाती है लोगों को। लेकिन क्या दिस इज़ अ डेड एंड? उसके बाद उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो लोगों को एडिक्शन से निजात दिलाने का दावा करते हैं। इनके पास क्या स्ट्रैटेजीज़, क्या तरीके मौजूद होते हैं और आम लोगों की आगही इस हवाले से क्या होनी चाहिए? आइए इस पर ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं लियाकत इलियास साहब, आप CEO हैं हीलिंग होम के, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर यास्मीन फरीद, आप एक फैमिली फिजिशियन हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों की यहाँ मौजूद होने का। लियाकत साहब, सबसे पहले मुझे बताइए कि एडिक्शन डेवलप होने में मुख्तलिफ़ किस्म की मनशियात मार्केट में है, लेकिन एडिक्शन यानी ट्रूली जिसको कहें कि ये शख्स अब इतना आदी हो चुका है कि इस चीज़ के बगैर रह नहीं सकता, कितना अरसा लगता है? देखें, कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं है इसका। आप नहीं कह सकते कि 2 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे। कुछ लोगों को बहुत जल्दी इसमें आ जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लग जाता है। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि एडिक्शन जो है वो बेसिकली आपके चाइल्डहुड ट्रॉमाज, इन्वायरमेंट और आपके लाइफस्टाइल से जो है वो मिल के एक बनता है। तो जितनी चीज़ें एक इंडिविजुअल के सराउंडिंग में उसके, जैसे मैंने कहा चाइल्डहुड ट्रामास की अगर हम बात करें तो जितनी चीज़ें वहाँ ख़राब होंगी इतनी जल्दी वो एडिक्शन की तरफ आएगा। और इन्वायरमेंट की फ़िज़िकली इसलिए पूछना चाह रही थी कि एक लोगों का तासुर ये है कि जब वो रिक्रिएशनली इस तरह की किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो चरस हो, हेरोइन हो, कोकेन हो, तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि ये वक्ती है, ये हम एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं एंड वी आर सो स्ट्रॉन्ग कि हम इसके एडिक्ट नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगी, कितना अरसा लगता है फॉर यू टू गेट hooked on to any of the drugs? जो हमने ऑब्ज़र्व किया है, हम जो भी पेशेंट्स डील कर रहे होते हैं, सो इवन वंस इन अ वाइल, इवन हमारे पास ये एक एग्जांपल भी है कि एक डॉक्टर ने, हमारी लियाकत साहब की एक डिस्कशन हुई थी कि एक डॉक्टर ने एज एन एग्जांपल ये देखना चाहा था कि जी अगर हम ये चीज़, ये नशा करते हैं तो उसके विड्रॉल्स क्या आते हैं या पेशेंट को क्या फील होता है। तो वन साइडेड यानी एक दफ़ा उसने लिया एंड आफ्टर दैट वो उसमें से नहीं निकल सका। आई मीन ये एक ऐसा अंधा कुआं है। तो उसके बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आई मीन देयर इज नो एग्जिट पॉइंट। आई मीन आप उसके अंदर इतना फंस जाते हो, आपको इतनी अच्छी एक यानी वेल बीइंग किस्म की फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं कि आप कहते हैं कि जी इससे अच्छी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती है। तो वो जितने भी आपके सराउंडिंग इश्यूज होते हैं ना, तो वो आप उसको फॉरगेट कर देते हैं और आपको लगता है कि जी इसी से जो है ना वो मेरी चीज़ें जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। सही। अच्छा, और कई दफ़ा ये भी देखा गया है कि पीयर प्रेशर की वजह से आप इन चीज़ों में जाते हैं, लेकिन फिर इससे ज़्यादा अहम सवाल ये है कि अगर आपके ख़ानदान वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले आपको इस दलदल से निकालना चाहें, तो लियाकत साहब ये कितना तकलीफ़ दह मरहला है? क्या वाकई एक आदी यानी जिस शख्स को एडिक्शन है, जिसको ड्रग्स की, मनशियात की लत लग गई है, उसके लिए बहुत मुश्किल है छोड़ना? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये देखें कि हम जिस माशरे में हैं, हमारे माशरे में अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड एडिक्शन नहीं है। लोग इसको प्रॉब्लम समझते नहीं है। अच्छा, एक थोड़ी सी मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो कि इस क्वेश्चन से रिलेट करेगी शायद, कि जो मोस्टली लोग हैं जिनका जो स्टार्ट होता है वो कैनेबिस से होता है, जिसको आप स्ट्रीट नेम में चरस भी कहते हैं, और हमारे यहाँ पे लोग इसको नशा नहीं समझते। और आपकी 95 ये इतनी आम हो गई है कि लोग अब इसको नशा नहीं समझते, ये कहना सही होगा। हाँ, और इसको जब मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ तो मैं यूँ कहता हूँ कि ये सबसे डेंजर है। अच्छा। उसकी 4 वजूहात हैं बड़ी। वो ये हैं कि एक तो ये बहुत इजीली अवेलेबल है, दूसरा मैं ये कहूँगा कि सस्ती बहुत है, और सोशली एक्सेप्टेबल है। जब तक आप चरस करते हैं तो लोगों के लिए मसला नहीं है। फैमिली ये पॉइंट भी आ गया है हमारे माशरे में कि अगर आप चरस के आदी होते चले जा रहे हैं तो उसको समझा नहीं जा रहा है ये कोई बड़ा नशा नहीं है, ये कोई हार्ड ड्रग नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, एक आम तासुर ये भी है कि मर्द या लड़के अमूमी तौर पर उनको नशे की लत लग जाती है। आप क्या नंबर्स देख रही हैं, ख़वातीन और लड़कियों का क्या हाल है? क्या उनमें भी ये बड़ा आम होता जा रहा है? अगर नहीं कैटेगराइज करें तो डेफिनेटली जो मेल जो है वो ज़्यादा है, लेकिन नो डाउट कि इस वक्त हमारे पास फीमेल रेशोज़ भी ऑलमोस्ट इक्वल आता जा रहा है। उसमें हमारे पास ये कि अगर हम सोसाइटी को कैटेगराइज करें तो जो हमारे मिडिल लोअर क्लास है उसमें मेल डोमिनेंस ज़्यादा है, लेकिन जो अपर क्लास है, इवन जो हमारे हायर स्कूलिंग सिस्टम्स जो आ रहे होते हैं उनमें ये प्रोवाइड किया जाता है। इवन
ٹھیک ہے, اور اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا بیکاز کہ یہ پھر ایک بہت بڑا ایشو کریٹ ہو جاتا ہے کہ جی اس سسٹم پہ بات کی گئی اور کیوں بات کی گئی. تو جو یعنی ہائیسٹ فیملیز جو ہوتی ہیں نا, ایبسلیوٹلی, اس میں ہمارے پاس وقت کم ہے تو میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. حال ہی میں ہم نے ایک واقعہ دیکھا ہے, خاتون نے اپنے شوہر کو یا اپنے ساتھ موجود ایک شخص کو قتل کیا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور پھر اطمینان سے جا کے سو گئی. لیٹر آن انویسٹیگیشن میں پتہ لگتا ہے کہ وہ آئس کی ایڈکٹ تھی اور اس وقت نشے کی حالت میں تھی. اسی طرح ایک اور دلخراش واقعہ آیا سامنے کہ ایک ڈپریس شخص کو ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جمع کرایا گیا اور اس نے پہلی ہی رات اپنے آپ کو پھندا لگا کر اس نے خودکشی کر لی. تو یہاں پہ بڑا اہم ہے کہ جو رول ہے ہمارے یہاں ریہیبلیٹیشن سینٹرز کا, لیاقت صاحب کیا چیزیں ہیں جو ایک خاندان اپنے ذہن میں رکھے بیفور کہ وہ اپنے پیارے کو کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جمع کرائے؟ جی اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن آپ نے پوچھا ہے. میں یہ کہوں گا کہ جب ہم ایڈکشن کی بات کرتے ہیں یا ریہیبلیٹیشن سینٹر کی بات کرتے ہیں, ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو لوگ اس کے بارے میں سرچ نہیں کرتے. فیملیز کی میں بات کروں گا, میں نے کہا لیک آف اویئرنیس ایک مسئلہ ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ایڈکشن کے بارے میں اگر آپ کے کوئی فیملی ممبر اس میں انوالو ہے تو آپ سب سے پہلے اس کے بارے میں پڑھیں کہ یہ ایکچولی ایڈکشن ہے کیا اور اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا کیسے ہے. تو تھوڑا سا آپ اویئرنیس لے کے جائیں. جب بھی آپ کسی ٹریٹمنٹ سینٹر کا دورہ کریں, ریہیبلیٹیشن سینٹر کا دورہ کریں, تو آپ کے پاس پہلے سے یہ اویئرنیس ہو. تو ظاہر ہے کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہوگی, اس کو رکھ کے آپ وہاں کویشچن بھی کر پائیں گے اور دیکھ بھی پائیں گے کہ کیا یہ ایک معیاری ٹریٹمنٹ سینٹر بھی ہے یا نہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. نارملی جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ جب ایک پیشنٹ علاج کے لیے آتا ہے تو فیملی یا پیشنٹ اس لیے آتا ہے کیونکہ وہ تنگ ہو چکے ہوتے ہیں. اس کا جو بڑھتا ہوا ایڈکشن ہے اس سے جو اس کی لائف میں مسائل کریٹ ہوتے ہیں, وہ معاشی مسائل ہوتے ہیں, وہ فیملی کے مسئلے ہوتے ہیں, تو وہ ان سے جان چھڑانے کے لیے وہ آتے ہیں. تو وہ اتنی بڑی لائبلٹی بن چکا ہوتا ہے کہ بس وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور خیال رکھے. بالکل. اور یہ بھی نہیں سوچتے, ہو سکتا ہے وہ صاحب حیثیت ہو, پیسے دے سکتے ہوں, یہ نہیں جانتے, یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے پیارے کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہوگا. ہم نے بہت ساری میل پریکٹسز کو دیکھا ہے, لوگوں کو مارا پیٹا بھی جاتا ہے, لوگوں کو باندھ کر رکھا جاتا ہے, ٹیپر آف کرنے کے بجائے وہ جو ایک کولڈ کال دی جاتی کہ بس آپ نے سب کو چھوڑ دیا, تو وہ ایک ہیلدی انداز میں چھوڑنے کے بجائے اس پہ مزید تشدد کیا جاتا ہے. بہت شکریہ, آج وقت کم ہے. لیاقت صاحب آپ کے آنے کا, ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اہم موضوع ہے ایڈکشن از ناٹ دی اینڈ. اگر ٹائملی انٹرونشن ہو تو یہ لت چھوڑی بھی جا سکتی ہے. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک.